जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी सेमेस्टर वाला में। यदि आपने इस क्लास को चुना है तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यहाँ से इस क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ आने वाले हैं। तो एग्जाम किसका है सर? तो माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर और माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में कल यानी 13 जून 2026 को एग्जाम होने वाला है। BA BSc BCom BBA BCA सेकेंड सेमेस्टर में को कुरिकुलर कोर्स का। तो एग्जाम में सर पेपर का नाम क्या है? ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और इस क्लास में टोटल 200 MCQs हैं। लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने सभी चीज़ें आपको बता रखी हैं। आप सभी लोग जानते हैं क्लास के बीच में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, इसलिए शुरू में मैं बता दूं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके पास ये क्लास पहुंच गया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक मोस्टली कर दीजिएगा और हाइप का बटन बना होगा नीचे। जितना ज़्यादा आप मुझे पॉइंट देंगे इस क्लास को, उतना ज़्यादा ये क्लास बाकी बच्चों के पास पहुँचेगी। तो आपकी जिम्मेदारी है, हाइप में पॉइंट दे देंगे और एक लाइक मोस्टली सभी लोग कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सकारात्मक मूल्य है, पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है? तो जो आपकी हॉनेस्टी होती है, जो आपकी ईमानदारी होती है, ये एक सकारात्मक मूल्य है, पॉजिटिव मूल्य है, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू है। जो वायलेंस है यानी हिंसा और जो आपका इम्पेशेंस है यानी अधैर्य है, ये दोनों आपके नकारात्मक मूल्य है, याद रखिएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा इसमें आपसे पूछा गया है, मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है ना। जो आपके वैल्यू हैं इसकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ दी जाती है? स्कूलों में दी जाती है, परिवारों में और धार्मिक संस्थाओं में भी। जो आपका मूल्य का प्रशिक्षण है, जो वैल्यू का ट्रेनिंग है, इन तीनों जगहों पर दी जाती है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपसे पूछा गया है AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? AQI का फुल फॉर्म पूछता है आपके एग्जाम में, एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है और ये वायु की गुणवत्ता से संबंधित है, वायु की गुणवत्ता मापता है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं या किस रूप में जाने जाते हैं? तो इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा है नकारात्मक मूल्य। अभी मैंने ऊपर आप उसे क्या बताया है, नकारात्मक मूल्य क्या है? ईर्ष्या, ठीक है। ईर्ष्या क्या है? एक नकारात्मक मूल्य है। बाकी सत्य, धैर्य और दयालुता ये आपके सकारात्मक मूल्य हैं, ठीक है। ईर्ष्या क्या है? नकारात्मक मूल्य है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, मानव व्यवहार निर्भर करता है। जो आपका ह्यूमन बिहेवियर है ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो आपके भावनाओं के ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर और आपके समझ के ऊपर, ठीक है। ये सभी ह्यूमन बिहेवियर निर्भर करता है। डी ऑप्शन राइट है उपरोक्त में से सभी, ठीक है ना। मानव व्यवहार निर्भर करता है आपकी भावनाओं, आपकी इच्छा, आपके विचार और आपके समझ पर यानी अंडरस्टैंडिंग पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। इसमें पूछा है NRPC का पूर्ण रूप है। NRPC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ठीक है ना, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान यहाँ पर भी लिखा हुआ है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। अच्छा मैं बताऊँ यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है। मान लीजिए आप इसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं इंग्लिश में बनता है, जब इसको ट्रांसलेट हिंदी में किया जाता है तो कभी कभी डायरेक्ट ट्रांसलेट हो जाता है, कभी कभी शुद्ध रूप में हिंदी लिख देता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप में याद रखना है, जब भी फुल फॉर्म याद करें इंग्लिश में ही याद करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अनैतिक व्यावसायिक व्यवहारों का कारण है। अनैतिक व्यावसायिक व्यवहारों का कारण होता है जल्दी पैसों का लालच आ जाएगा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, बढ़ती भौगोलिक आकांक्षाएं, ये सभी क्या हैं? अनैतिक व्यावसायिक व्यवहारों के कारण हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है, श्रीमद् भगवत गीता हिंदू महाकाव्य का भाग है, किसका भाग है? तो यह आपके महाभारत का भाग है, श्रीमद् भगवत गीता। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि गांधीवादी मूल्यों में शामिल नहीं है। गांधीवादी मूल्यों में क्या शामिल नहीं है? तो देखें इसमें गांधीवादी मूल्यों में आक्रामक विरोध शामिल आपका नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। गांधीवादी मूल्यों में शामिल नहीं है। बाकी इसमें अहिंसा शामिल है, सत्य शामिल है, करुणा, ये तीनों आपके गांधीवादी मूल्य में शामिल है, गांधीवादी वैल्यू में शामिल है। लेकिन आक्रामक विरोध, ठीक है, ये आपका शामिल नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11, ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू हुआ था। यहाँ केवल अधि लिया है और डॉट लिखा है, मतलब अधिनियम, ठीक है ना।
तो भारत में भ्रष्टाचार जो अधिनियम लागू हुआ था वो लागू होता है 1988 में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपसे पूछा गया है गांधी जी के 7 पापों की संकल्पना में से कौन सा नहीं है। इसको याद कर लीजिएगा। गांधी जी ने 7 पापों की अवधारणा दी थी, इंटरनेट पर आपको आसानी से मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, कैसे आपको याद करना है, कम से कम 4-5 बार लिख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। रट्टा कभी मत मारिएगा किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है ना। लिख करके याद रखेंगे, लॉन्ग टर्म तक आपको याद रखेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो 7 पापों की संकल्पना जो इसमें आपका शामिल नहीं है। इसमें देखें, बिना कार्य के धन, चरित्र के बिना ज्ञान और त्याग के बिना पूजा, ये तीनों जो संकल्पनाएं हैं ये गांधी जी के 7 पापों की अवधारणा है। लेकिन पैसे के बिना राजनीति, ठीक है, ये गांधी जी के 7 पापों की संकल्पना में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, इसमें पूछा गया है कि भारत में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ? 2013 में भारत में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया है पृथ्वी पर हमारी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन है पर लालच के लिए नहीं, यह कथन है। यह स्टेटमेंट दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है ना, एम के गांधी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14, एम के गांधी है ना। मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी के पिताजी थे, तो इन्हीं का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर हमारी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन है पर लालच के लिए नहीं। मोहनदास करमचंद गांधी का ये स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी का नहीं, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी के पिता थे मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है निर्णय निर्माण मुख्यतः संबंधित है ना। डिसीजन मेकिंग जो होती है ये किससे संबंधित होती है? ये आपके सर्वोत्तम विकल्प के चयन से संबंधित होती है, निर्णय निर्माण, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग आपका किससे संबंधित होता है? तो यह आपके सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन से संबंधित होता है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 15 का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 पूछा गया श्रीमद् भगवद गीता में धर्म का अर्थ है। श्रीमद् भगवद गीता में धर्म का अर्थ होता है नैतिक कर्तव्य और सदाचार। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर पूछा गया है साइबर सुरक्षा दुविधा संबंधित है किससे? ऑनलाइन डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता से साइबर सुरक्षा दुविधा आपका संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है एकाधिकार बाजार की स्थिति का अर्थ है। एकाधिकार बाजार को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट का स्थिति का अर्थ होता है एक विक्रेता का प्रभुत्व होता है ना। सिंगल शेयर का प्रभुत्व होता है बाजार में। एकाधिकार बाजार का अर्थ क्या होता है? एक विक्रेता का प्रभुत्व होगा बाजार में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगर एक विक्रेता का प्रभुत्व होगा अगर बाजार में तो इससे हानिकारक क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से पूछा है कि एकाधिकार बाजार हानिकारक है क्योंकि मोनोपोली मार्केट है ये हार्मफुल होता है क्योंकि उपभोक्ता के शोषण को बढ़ावा मिलता है इसमें, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्लियर हो गया दोनों क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, पूछा गया है मानकीकरण का मुख्य उद्देश्य है। मानकीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है उत्पादों में एक रूपता, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा गया है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार प्रभावी नेतृत्व आधारित है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो प्रभावी नेतृत्व होता है, इफेक्टिव लीडरशिप होता है, यह आपका आधारित होता है आत्मसंयम व कर्तव्य पर, ठीक है ना। सेल्फ डिसिप्लिन एंड ड्यूटी पर आधारित होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें पूछा गया है एक नेतृत्वकर्ता बिना फल की अपेक्षा के काम करता है, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है सर? तो निष्काम कर्मयोग दर्शाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। निष्काम कर्मयोग किससे संबंधित है? श्रीमद् भगवद गीता से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है समाज, पर्यावरण व लाभ को एक साथ देखना है, क्या देखना है? तो एक साथ देखने का मतलब है इसमें समग्र प्रबंधन। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 24, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है नैतिक विपणन बचता है। नैतिक विपणन बचता है, क्या बचता है?
या फिर किससे बचता है नैतिक विपणन? ठीक है, जो इथिकल मार्केटिंग है ये आपके मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से बचता है, ठीक है ना, भ्रामक विज्ञापन से नैतिक विपणन बचता है आपका। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर की कार्य से पूर्व यानी कार्य करने से पहले विकल्पों का मूल्यांकन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तर्क संगत निर्णय दर्शाता है, रैशनल डिसीजन मेकिंग को दर्शाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 पूछा है, जैविक खाद का उच्च मूल्य संघर्ष उत्पन्न करता है। क्या संगत उत्पन्न करता है? तो स्वास्थ्य व वहनीयता को उत्पन्न करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28, इसमें आपसे पूछा गया है कि आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषता है ना, जो आपका स्पिरिचुअल वैल्यू होता है इसकी विशेषता क्या होती है? तो आंतरिक शांति एवं सत्यनिष्ठा इसकी विशेषता होती है, ठीक है ना, इनर पीस एंड इंटीग्रिटी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, इसमें पूछा गया है सतत नीतियां लक्ष्य करती हैं, ठीक है ना, जो सस्टेनेबल पॉलिसीज हैं आपकी ये लक्ष्य करती हैं, किसका लक्ष्य करती हैं? तो दीर्घकालीन संतुलन का लक्ष्य करती हैं, लॉन्ग टर्म बैलेंस का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर पूछा गया है कि कारपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है सर? तो जो कारपोरेट गवर्नेंस होता है यह पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, जो अजीज प्रेम जी, अजीज नहीं है इनका नाम अजीम प्रेम जी है। देखें यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में वो टाइपिंग में गलती हो गया, ठीक है। तो जो अजीम प्रेम जी हैं ये जाने जाते हैं किसके लिए? तो CSR पहल के लिए जाने जाते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है, रतन टाटा जुड़े हैं। रतन टाटा तो अभी ये स्वर्गवास इनका हो गया है, ठीक है, तो ये आपके जुड़े हैं वैल्यू बेस्ड लीडरशिप से, ठीक है, मूल्य आधारित नेतृत्व से। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 33, इसमें पूछा गया है कि मूल्य संगठनात्मक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? तो नैतिक व्यवहार को आकार देकर प्रभावित करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है, पार संस्कृति मूल्य बढ़ावा देते हैं। जो ट्रांस कल्चर वैल्यू होते हैं ये किसको बढ़ावा देते हैं? यह आपके यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देते हैं, सार्वभौमिक समकक्ष को बढ़ावा देते हैं, आपके जो पार संस्कृति मूल्य होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, इसमें पूछा गया है मानव मूल्य आवश्यक हैं, ह्यूमन वैल्यूज आवश्यक होते हैं किसके लिए? तो यह उत्तरदायी नागरिक के लिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप के लिए ह्यूमन वैल्यूज आपके आवश्यक होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नैतिक व्यवसाय बनाता है। क्या बनाता है सर? तो दीर्घकालीन प्रतिष्ठा बनाता है, लॉन्ग टर्म रिपुटेशन बनाता है नैतिक व्यवसाय आपका, एथिकल बिजनेस, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पारितंत्र, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम की उत्पादकता मुख्यतः किससे नियंत्रित होती है? तो यह आपका नियंत्रित होती है सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट है, सौर ऊर्जा। पारितंत्र की उत्पादकता मुख्यतः किससे नियंत्रित होती है? सौर ऊर्जा से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 38, 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है पारिस्थितिक पदचिन्ह मापता है। जो इकोलॉजिकल होता है फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या मापता है? जो पारिस्थितिक पदचिन्ह है ये क्या मापता है? तो यह आपके प्राकृतिक संसाधनों पर मानव दबाव को मापता है, ह्यूमन डिमांड ऑन नेचुरल रिसोर्स को मापता है, ठीक है। क्या? इकोलॉजी फुटप्रिंट। क्लियर हो गया? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर पूछा गया है कि कौन सा पारितंत्र, कौन सा इकोसिस्टम है जो सर्वाधिक नाजुक होता है? नाजुक का मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, पहले ये जानिए कि कौन सा जो पारितंत्र होता है वो सर्वाधिक नाजुक होता है। तो मरुस्थल और आइलैंड, ठीक है ना। जो मरुस्थल और आइलैंड होते हैं ये सबसे नाजुक होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी जीव के लिए जो रहने के लिए सिस्टम है वहाँ, ठीक है, जीवन गुजारने के लिए जो भी वहाँ सिस्टम है बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही नाजुक होता है, वहाँ पर जीवन जीना बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो वो एक प्रकार से जो पारितंत्र है, जो इकोसिस्टम है मरुस्थल का और आइलैंड का, ये बहुत ही नाजुक होता है, ठीक है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बायोस्फीयर में शामिल है। बायोस्फीयर में क्या शामिल होता है?
पृथ्वी के सभी जो परितंत्र हैं, ठीक है ना, ऑल इकोसिस्टम ऑफ अर्थ, पृथ्वी के सभी परितंत्र बायोस्फीयर में शामिल होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत एसडीजीज की संख्या है, या फिर डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है एसडीजीज की जो संख्या है वो कितनी है, 17 है, या फिर एसडीजी की लक्ष्य कितना है, तो 17 लक्ष्य रखा गया है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ब्रंटलैंड रिपोर्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। यहाँ से पूछा है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई, तो 1987 में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है, देखिए अगर आपके पास समय बचेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, अलग अलग विश्वविद्यालय के जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, सारे क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा इस क्लास को ख़त्म करने के बाद। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पिरामिड कभी भी उल्टा हो सकता है। ठीक है, तो जो आपका इसमें जैव द्रव्यमान पिरामिड होता है, जो बायोमास पिरामिड होता है, ये कभी भी उल्टा हो सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। अच्छा, पूछता है आपके एग्जाम में कि पिरामिड कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि कौन सा ऊर्जा का कौन सा पिरामिड सीधा होता है। तो ऊर्जा पिरामिड जो होता है, एनर्जी पीरियड, ये हमेशा सीधा होता है। और कौन कभी भी उल्टा हो जाएगा, तो जैव द्रव्यमान पिरामिड जो होता है, बायोमास पिरामिड, ये कभी भी उल्टा हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस पोषण स्तर को सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है उत्पाद को, प्रोड्यूसर्स को। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसने दिया। तो लैंडमैन ने ऊर्जा का स्थानांतरण का 10% नियम दिया है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए प्रश्न नंबर 46 आपसे पूछा गया है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है ना, जो इकोसिस्टम है, इसमें जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, इसका फ्लो कैसा होता है। इसका फ्लो लाइनर होता है, रेखीय होता है ना। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह रेखीय होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 47 पूछा गया है, अति जनसंख्या का परिणाम है ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, अति जनसंख्या यानी ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन का परिणाम क्या होता है, संसाधनों का क्षय। ठीक है ना, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 48 पूछा गया है, जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण है। जो बायोडाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो आवास विनाश। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है ना, प्राइमरी सोर्स क्या होता है इकोसिस्टम में, तो इकोसिस्टम में जो प्राइमरी सोर्स होता है वो सूर्य होता है, सन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास की अवधारणा किसने दी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 51 पूछा गया है कि वनस्पति उद्यान उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो यह बाह्य अस्थाने का उदाहरण है, बाह्य अस्थाने संरक्षण का, है ना। एक्स सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है वनस्पति उद्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, इन सीटू और एक्स सीटू दोनों पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी से संबंधित रहेगा। राष्ट्रीय उद्यान उदाहरण है, जो नेशनल पार्क होते हैं ये किसके उदाहरण होते हैं, तो नेशनल पार्क इन सीटू कंजर्वेशन के उदाहरण होते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण के। 52 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक पिरामिड का आधार बनाते हैं। किसको आधार बनाते हैं, तो उत्पादक को आधार बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स को। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 54 आपसे पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला मुख्यतः दर्शाती है। जो फूड चेन होता है यह किसको दर्शाता है, तो जो फूड चेन होता है ये एनर्जी ट्रांसफर को दर्शाता है, ऊर्जा स्थानांतरण को। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 55। इसमें आपसे पूछा गया है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है ना, सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम पृथ्वी का कौन सा होता है, तो याद रखिएगा, आप सभी लोग जानते हैं महासागर। जो ओशियन होते हैं ये पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है। अर्थ का सबसे बड़ा इकोसिस्टम, सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम
महासागर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। इसमें पूछा है कि कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है। देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया है, ठीक है ना, कौन सा इकोलॉजिकल जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है। तो जो आपका ऊर्जा का पिरामिड होता है यह हमेशा सीधा होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। और कौन सा कभी भी उल्टा हो सकता है, तो जब द्रव्यमान पीरियड, बायोमास पीरियड। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर पूछा गया है, जैव विविधता हॉटस्पॉट का अर्थ है। जैव विविधता हॉटस्पॉट का अर्थ होता है जैव विविधता से समृद्ध लेकिन संकटग्रस्त क्षेत्र। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। 58 नंबर पूछा गया है, आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं बनती हैं। ठीक है ना, आपस में जुड़ी जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं ये खाद्य जाल से बनती हैं, फूड वेब से। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर पूछा गया है, जैव विविधता का अर्थ है। जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों की विविधता। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60 पूछा गया है, सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए थे। कब अपनाए गए थे भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो 2015 में सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 61। इसमें आपसे पूछा गया है कि संस्कृति और विश्वासों की विविधता का सम्मान मूल्य को दर्शाते हैं। किसके मूल्य को दर्शाते हैं? तो सहिष्णुता मूल्य को दर्शाते हैं, टॉलरेंस को। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिम्मेदार उपभोग का मुख्य अर्थ है। जिम्मेदार उपभोग का जो मुख्य अर्थ होता है, आवश्यकता अनुसार सावधानीपूर्वक उपयोग। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है, पर्यावरण जागरूकता व्यक्तियों को मदद करती है। किस में मदद करती है? तो प्राकृतिक परिवेश की रक्षा करने में मदद करती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, समाज में मूल्यों की सामंजस्यता मुख्यतः ले जाती है किसकी ओर? तो सामाजिक स्थिरता की ओर ले जाती है, सोशल स्टेबिलिटी की तरफ। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर। इसमें पूछा है, पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा स्रोत है क्या? हिम नदी। ठीक है ना, ग्लेशियर्स। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 65 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो मुख्य रूप से गैस जिम्मेदार है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। ठीक है ना, 67 का ऑप्शन नंबर डी राइट है क्वेश्चन नंबर 67 का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ऊपरी परत पूछा, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है ना, सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है, ऊपरी परत पूछा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे पूछा गया है, किसी पारितंत्र में प्रजातियों के क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। किसी भी पारितंत्र में, है ना, किसी भी इकोसिस्टम में प्रजातियों के क्रमिक परिवर्तन को कहा जाएगा पारिस्थितिक अनुक्रमण। ठीक है ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 68 का। क्लियर हो गया। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, वह परत जो पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है, कौन सी परत है? तो ओजोन परत जो है ये आपके पराबैंगनी किरणों से बचाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 70 आपसे क्या पूछा गया है, एक सेकेंड। चलिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है, खाली स्थान आपको भरना है। वन लिखा हुआ है, वन के बाद कह रहा है कि बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो जो वन होते हैं, जो जंगल होते हैं, ये पारिस्थितिक संतुलन यानी इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में सहायता करते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन ये भी 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा है कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल की अवधारणा संबंधित है किससे? तो अपशिष्ट प्रबंधन से, वेस्ट मैनेजमेंट से आपका संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर। इसमें पूछा है कि क्षतिग्रस्त भूमि को पुनः सुधारने के लिए वृक्षारोपण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? वनीकरण कहलाती है, एफॉरेस्टेशन। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 74 74 नंबर क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है हर साल
16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, पारिस्थितिक अनुक्रमण की अंतिम अवस्था है, ठीक है ना। जो इको सक्सेशन का अंतिम अवस्था है उसे चरम समुदाय कहा जाता है, ठीक है ना, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द सबसे पहले किसने दिया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द को सबसे पहले दिया था नॉर्मन मायर्स ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलें अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया 77 नंबर, भारतीय पारंपरिक ज्ञान जोड़ देता है। भारतीय जो पारंपरिक ज्ञान है यह जोड़ देता है प्रकृति के साथ सामंजस्य पर। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, एनजीटी। एनजीटी का फुल फॉर्म पूछता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण न्याय। ये ऑप्शन आपका राइट है, एनवायरमेंटल जस्टिस। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, शहरों में स्मॉग के लिए मुख्य जिम्मेदार प्रदूषक कौन सा है। स्मॉग के लिए, है ना, तो स्मॉग के लिए शहरों में मुख्य रूप से जिम्मेदार है आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 79 का। अगला क्वेश्चन 80 नंबर पूछा गया है, चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ कहाँ से। उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपसे पूछा गया है, EIA का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखिएगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एसेस इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में जान लीजिए, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। मुख्यतः मूल्यांकन करता है किसका, तो परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपसे पूछा गया है कि पेरिस समझौता मुख्यतः केंद्रित है, किस पर केंद्रित है। जलवायु परिवर्तन नियंत्रण से पेरिस समझौता केंद्रित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, UNEP का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना। UNEP का जो मुख्यालय है ये नैरोबी में स्थित है आपका। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 83 का। प्रश्न नंबर 84 आपसे पूछा गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 0 से 50 स्तर क्या दर्शाता है। यदि AQI का जो पैमाना है यदि वह 0 से 50 है तो इसका मतलब क्या है, तो बहुत अच्छा एयर क्वालिटी है। ये ऑप्शन आपका राइट है 84 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 85। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा प्रदूषक ओजोन परत को मुख्यतः प्रभावित करता है। ओजोन परत को CFC गैस सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आपका। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है ये ओजोन परत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय पारंपरिक प्रणाली जल संरक्षण से जुड़ी है। जल संरक्षण से आपकी जुड़ी हुई है कुंड, बावड़ी और जोहड़, ये तीनों। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 86 का। उपरोक्त सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 87 इसमें आपसे पूछा गया है, NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिकतम कितने तक जुर्माना लगा सकता है, तो अधिकतम 10 करोड़ का जुर्माना लगा सकता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि NGT अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था सर, तो ये आपका पारित होता है 2010 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर पूछा गया है, बिश्नोई समुदाय प्रसिद्ध है किसके लिए, तो वन और वन्य जीव की रक्षा के लिए, काले हिरण के लिए, और एक प्रकार का और पेड़ होता है, मैं उस पेड़ का नाम भूल गया हूँ, ठीक है ना। बिश्नोई जो समुदाय होते हैं बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। एक पेड़ के लिए पता नहीं कितने लोगों ने अपने सर कटा दिए थे, है ना। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 89 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 90 पूछा गया है, AQI का पूरा नाम है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पेरिस जलवायु समझौता अपनाया गया था कब, 2015 में पेरिस जलवायु समझौता अपनाया गया। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, ठीक है ना। कब, 1992 में, 1992। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 93। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य किसको नियंत्रण करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन क्षय को नियंत्रण करना है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन 94 नंबर है। एजेंडा 21 संबंधित है किससे? सतत विकास कार्य योजना से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्शन प्लान से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे? बड़े बांध परियोजना से नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन सा संगठन तैयार करता है? तो यह यूएनईपी संगठन तैयार करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर पूछा गया है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है 97 का। एक क्वेश्चन और आपको याद कर लेना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्योंकि जल दिवस भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अगला है कि भारत में साइलेंट वैली आंदोलन संबंधित था किससे संबंधित था सर? तो यह आपका साइलेंट वैली जो आपका संबंधित था उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पारितंत्र के संरक्षण से संबंधित था साइलेंट वैली। ठीक है ना, साइलेंट वैली आंदोलन। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित होता है 1986 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 99 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर पूछा है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्वासों और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? तो विश्वासों और जो ज्ञान का दार्शनिक अध्ययन है इसको ज्ञान मीमांसा के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है शरीर की आवश्यकताएं अस्थायी होती हैं जबकि स्वयं की आवश्यकता होती है, स्वयं की आवश्यकता सतत होती है, कॉन्टिन्यूअस। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया 4 स्तरों पर मूल्यों द्वारा बनाई गई है। तो जब 4 स्तरों पर मूल्यों द्वारा बनाई गई है तो ये 4 स्तर कौन कौन से हैं? व्यक्ति है, परिवार है, समाज और ब्रह्मांड है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं? तो मनुष्य के लिए आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है भौतिक सुविधा, फिजिकल फैसिलिटी। दूसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि खुश रहने की भावनात्मक स्थिति क्या है? तो खुश रहने की जो भावनात्मक स्थिति है वह है आपका खुशी, आपका आनंद और आपकी प्रसन्नता। ये सभी चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्नेह का अभाव कारण बनता है। जो स्नेह का अभाव है ये किसका कारण बनता है? तो विरोध और ईर्ष्या का कारण बनता है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है स्वयं की आवश्यकता है। तो स्वयं की जो आवश्यकता है यह चेतना है, कॉन्शियसनेस। दूसरा ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया है 5 ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकताएं होती हैं तो प्रकृति से अस्थायी होती हैं। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 है कि पूर्ण संतुष्टि हेतु हमें ज़रूरत होती है। पूर्ण संतुष्टि के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? केवल प्रसन्नता की या फिर केवल सुविधा की? दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तो दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। इसमें तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है स्वामी विवेकानंद की शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है। क्या शामिल है? तो प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद, ये सभी शामिल है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मिशन है। शिक्षा का मिशन है दिल में धार्मिकता युवा मन में विकसित होती है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे मानवीय मूल्य माना जाता है, यानी ह्यूमन वैल्यूज़ इनमें से किसको माना जाता है? तो जो आपकी ईमानदारी है, होनेस्टी है, इसको मानवीय मूल्य माना जाता है, ह्यूमन वैल्यूज़। इसमें दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम होता है समस्या की पहचान करना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्रश्न नंबर 14। इसमें पूछा गया है व्यवसायिक संदर्भ में निर्णय लेने का मुख्य उद्देश्य है। व्यवसायिक संदर्भ में निर्णय लेने का मुख्य उद्देश्य होता है परिणामों को अधिकतम करना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15। इसमें आपसे पूछा गया है निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है इसमें देखिए विकल्पों की पहचान करना है, जानकारी एकत्र करना है, लेकिन केवल प्रबंधकों द्वारा निर्णय लिया जाना है, ये आपका इसमें गलत है। ये निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल तत्व नहीं है। ठीक है, बाकी चौथा भी है इसमें आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, समूह निर्णय का प्रमुख नुकसान क्या है। समूह निर्णय का प्रमुख नुकसान होता है समय की अधिक आवश्यकता होना। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि कौन सा निर्णय निर्माण मॉडल उस विकल्प पर आधारित है जो लाभ को अधिकतम और लागत को न्यूनतम करता है। तो यह तर्कसंगत मॉडल है। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, इन चारों में से कौन सा निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका तार्किक है, सहज है और आश्रित है, ये तीनों निर्णय लेने की शैली है, लेकिन इसमें जो भावनात्मक है यह निर्णय लेने की शैली नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है जिस निर्णय को अनिश्चितता के तहत लिया जाता है उसे कहा जाता है। तो गैर नियमित निर्णय कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ईमानदारी का उदाहरण है। ईमानदारी का उदाहरण है सच्चाई बोलना, भले ही वह कठिन हो। पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है वह कौन सा नैतिक सिद्धांत यह महत्व देता है। ठीक है ना, कौन सा नैतिक सिद्धांत यह महत्व देता है कि लोगों को समान रूप से और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। तो वह आपका समानता है, इक्वलिटी। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि कौन सा मूल्य दूसरों के अधिकारों और सम्मान का आदर करने को बढ़ावा देती है। तो यह आपका न्याय होता है, जस्टिस। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 22 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण है। इन चारों में से कौन सा गुण है जो आपकी दया है, काइंडनेस है, यह क्या है, एक गुण है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर पूछा गया है कि सत्यनिष्ठा का क्या महत्व है। सत्यनिष्ठा का महत्व होता है नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सहानुभूति का उदाहरण है। सहानुभूति का उदाहरण क्या है, तो किसी की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर निम्नलिखित में से कौन मानवीय मूल्य है। मानवीय मूल्य आपका ईमानदारी है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। 27 नंबर प्रश्न पूछा है वह कौन सा मूल्य सभी जीवों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। तो जो आपका सहानुभूति है, ठीक है, ये क्या करता है, ये जीवों के प्रति, ठीक है ना, कौन सा मूल्य सभी जीवों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। तो जो सहानुभूति है सभी जीवों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28 कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होने से संबंधित है। तो यह आपका उत्तरदायित्व है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर निम्नलिखित में से कौन मानव मूल्य है। इन चारों में से कौन सा ह्यूमन वैल्यूज है। तो जो आपका सहिष्णुता है, ठीक, टॉलरेंस है, ये मानवीय मूल्य है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है सहानुभूति का सही अर्थ क्या है। सहानुभूति का सही अर्थ होता है दूसरे की भावनाओं को समझना। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि वैश्विक तापमान वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस शब्द का प्रयोग विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों और जानवरों के जीवन की विविधता के लिए किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है जैव विविधता का प्रयोग, बायोडाइवर्सिटी। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के क्षय के लिए प्रमुख गैस कौन सी है। तो ओजोन परत जो है उसका क्षय हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, उस गैस का मुख्य रूप से जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूरज है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। ऑक्सीजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक है ना, पृथ्वी का वायुमंडल का प्रमुख घटक है। पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक होता है नाइट्रोजन। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 37 का। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 पूछा है, वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसे पौधे सूरज की रोशनी का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव गतिविधि मृदा अपरदन में सबसे अधिक योगदान देती है? ठीक है ना, मृदा अपरदन यानी मिट्टी जो है बह जाती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे, वन विनाश, वनों को काटना, डिफोरेस्टेशन यानी वनों पेड़ पौधों को काट देना, ये सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन इसी के कारण होता है। और अत्यधिक पशुचारण के कारण यानी अत्यधिक पशुओं को चरा देने की वजह से भी मृदा अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा, इन चारों में से कौन सा राज्य है जो दुनिया का प्रथम 100% कार्बनिक राज्य है? तो 100% कार्बनिक राज्य दुनिया का पहला वो सिक्किम है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव गतिविधियों में परिवर्तन पर्यावरण कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनेटिक पर्यावरण कहलाता है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो यह है लाइकेन। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन पर्यावरण से संबंधित है? इन चारों में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन पर्यावरण से संबंधित है? तो नीला हरा शैवाल। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा गया है शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? तो वाहन उत्सर्जन, इसमें तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? कोयला। तीसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख उत्पादक है ना? इकोसिस्टम में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वह आपके पौधे होते हैं, प्लांट्स। तीसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक का उदाहरण है? अपघटक का उदाहरण है कीटाणु। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है? तो यह है आपका पहले सूर्य। सूर्य क्या करता है, जो घास होते हैं सूर्य से अपना रोशनी लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। घास को हिरन खा जाता है, हिरन को शेर खा जाता है और शेर को अपघटक या बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं वो खा जाते हैं। ठीक है। तो पहला ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 49 का। प्रश्न नंबर 50 है कि प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों का मुख्य उद्देश्य है? प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों का मुख्य उद्देश्य होता है नैतिक तरीकों से संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा, इन चारों में से कौन सा प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य माना जाता है? तो जो आपका ईमानदारी होती है इसे प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य माना जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 52, 52 नंबर पूछा गया है, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों में क्या महत्व दिया जाता है? तो व्यक्तिगत विकास और आत्म संचेतन को, ठीक है, महत्व दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों के संदर्भ में सेवक नेतृत्व का मतलब है? सेवक नेतृत्व का मतलब होता है एक नेता जो दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 54 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यवसायों के लिए CSR का क्या लाभ है ना? व्यवसाय के लिए जो आपका CSR है इसका क्या लाभ है? इसका लाभ है ब्रांड प्रतिष्ठा में सुधार। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 55 है
देखिए यहाँ पे पूछा गया सीएसआर गतिविधियों का मुख्य लक्ष्य क्या है। सीएसआर गतिविधियों का मुख्य लक्ष्य होता है समाज एवं पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालना। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 56 कि निम्नलिखित में से कौन सा सीएसआर पहल नहीं है। सीएसआर पहल कौन सा नहीं है, तो देखिए लाभ है ना, केवल लाभ अधिकतम करना, ये सीएसआर का पहल नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सीएसआर का उदाहरण है। सीएसआर का उदाहरण है चैरिटी को दान करना या पर्यावरणीय कारणों का समर्थन करना। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया का उपयोग करने से जुड़े एक प्रमुख जोखिम क्या है। तो इसका प्रमुख जोखिम है साइबर सुरक्षा खतरे। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि जैविक खाद का एक प्रमुख गुण क्या है। जैविक खाद का एक प्रमुख गुण होता है कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, विपणन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। विपणन का प्रमुख उद्देश्य होता है जागरूकता उत्पन्न करना। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें लंबा समय लगता है। लंबा समय विश्लेषणात्मक शैली में लगता है, ठीक है ना, एनालिटिकल स्टाइल में। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, निजीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख परिणाम है। निजीकरण का परिणाम है बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और दक्षता। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, वैश्वीकरण का परिणाम है क्या सीमा पार व्यापार और संपर्क में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साइबर सुरक्षा का कौन सा निम्नलिखित एक महत्वपूर्ण घटक है। साइबर सुरक्षा का महत्वपूर्ण घटक है एनक्रिप्शन। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है साइबर खतरों का एक सामान्य रूप क्या है। साइबर खतरों का एक सामान्य रूप है फिशिंग। पहला ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का परिणाम हुआ है। क्या परिणाम हुआ है, तो अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। दूसरा ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 66 का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है साइबर हमलों से बचाव के लिए इनमें से कौन सा उपाय माना जाता है। साइबर हमलों से बचने के लिए उपाय है मजबूत पासवर्ड अपना डालें, है ना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता मानकों के मानकीकरण में मुख्य चुनौती क्या है। तो मुख्य चुनौती है, ध्यान रखिएगा, स्थानीय नियमों और प्राथमिकताओं के साथ संरेखण। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 68 का, ठीक है। प्रश्न नंबर 69 क्या है, वैश्विक मानकीकरण के संदर्भ में कंपनियों के लिए एक प्रमुख जोखिम क्या है। तो एक प्रमुख जोखिम होता है स्थानीय बाजारों की मांगों को पूरा करने में असमर्थता। ये ऑप्शन आपका इसमें, पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंपनियां गुणवत्ता में मानकीकरण संकट को कैसे हल कर सकती हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादक का अलग अलग संस्करण बनाकर। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। तो यह लक्षित करेगा एसडीजी 6। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। तो यह आपका दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण में। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषण तत्वों का गुजरना कहलाता है। क्या कहलाता है, तो जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर पूछा गया है पारिस्थितिक संक्रमण यानी इकोलॉजिकल जो ट्रांजिशन है इसकी अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, तो एल्टन के द्वारा, है ना। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा, इकोलॉजिकल जो ट्रांजिशन है इसकी अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, तो एल्टन ने। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर पूछा गया वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, क्या प्रतिवेदन था, तो आवर कॉमन फ्यूचर प्रतिवेदन था। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है लखनऊ में। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का मुख्य कार्य है। इसका मुख्य कार्य है पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा करना। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 77 हो गया, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है वायु प्रदूषण स्तरों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर्यावरण में संबंधित एक उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है वर्षा जल संचयन की प्रथा। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है, वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य होता है वायु प्रदूषण के कारण होने वाले संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को सूचित करना। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल विरंजक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है वैश्विक ऊष्मन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 82 नंबर, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, निम्न में से किसको जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर को। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है 84 नंबर, क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है किसे? तो पश्चिमी घाट को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हर यूनिवर्सिटी में यह क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है प्लास्मिड, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 85 का। प्रश्न नंबर 86 है, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? पादप संरक्षण से, यानी पौधे संरक्षण से, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट है, पेड़ पौधे संरक्षण से। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, इसमें पूछा गया है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण है आवासीय विनाश, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर सेल सर्वोत्तम है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्या? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो जो आपका इसमें लाइकेन होता है प्रदूषण संकेतक पौधा होता है। तीसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 90 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किस स्तर यानी किस डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि ये आपका खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो जो आपका यहाँ पर हरे पौधे होते हैं ये उत्पादक घटक है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? वायु प्रदूषण का जैव सूचक होता है लाइकेन। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक है? तो जो आपका जैवमंडल रिजर्व है ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक है। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 95 आपसे पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सही उत्तर को नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुनें। सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में जैवमंडल रिजर्व दिया है और सूची 2 में अवस्थित दिया है, यानी किस राज्य में स्थित है भारत के। तो जो आपका नोकरेक जैवमंडल रिजर्व है यह मेघालय में स्थित है, तो ए का हो जाएगा तीसरा। मानस जैव रिजर्व आपका असम में स्थित है, तो बी का हो जाएगा दूसरा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और जो आपका दिहांग दिबांग है, ठीक है, दिहांग दिबांग है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो सी का हो जाएगा चौथा। अब जो अगस्त
जो अगस्ता मलाई है आपके केरल राज्य में स्थित है। आप सभी लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 3 2 4 1। ठीक है, 3 2 4 1 किस में दिया हुआ है? 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 96। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन कह रहा है जलवायु परिवर्तन का कारण है, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है सभी। अगला क्वेश्चन 97 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन में एरर है। एरर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बनेंगे। क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो शब्द है ये एडवर्ड सुयस ने दिया था, तो ये आपका गलत है। इसमें दो क्वेश्चन है। जो बायोस्फीयर है, केवल बायोस्फीयर, बायोस्फीयर को हिंदी में क्या कहते हैं सर? तो बायोस्फीयर को हिंदी में क्या कहा जाता है? जीवमंडल। क्या? जीवमंडल। आप सभी जानते हैं जीवमंडल शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले 1875 में, ठीक है ना, एडवर्ड सुयस ने बायोस्फीयर रिजर्व जीवमंडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अब क्वेश्चन में बायोस्फीयर रिजर्व दिया है और ये तीनों भी गलत हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी मैं और बता रहा हूँ, बायोस्फीयर शब्द जीवमंडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एडवर्ड सुयस ने 1875 में। अब बायोस्फीयर रिजर्व का जो शब्द है इसको किसने यूज किया था? तो यूनेस्को ने 1971 में, ठीक है ना, यूनेस्को ने 1971 में अपने मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के तहत इसे शुरू किया था, बायोस्फीयर रिजर्व को। ठीक है ना। अच्छा, इकोसिस्टम शब्द को किसने सबसे पहले दिया था? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? पारितंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम शब्द को, पारितंत्र शब्द को सबसे पहले ब्रिटिश वनस्पति विज्ञानी सर आर्थर जॉर्ज टैंसले ने 1935 में दिया था। ठीक है ना, कब? 1935 में। इनको शॉर्ट फॉर्म में एजी टैंसले बोलते हैं। पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द को सबसे पहले एजी टैंसले ने 1935 में दिया था। अब है आपका इकोलॉजी। ठीक है ना, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो जर्मन जीव वैज्ञानिक, जो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में दिया था। ठीक है ना। बाकी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी शब्द जो है इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है इसका प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने 1985 में दिया था। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में ही एरर है। हालांकि पहला आपको मान के चले तो पहला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग एडवर्ड सुयस ने किया था और ये तीनों के तीनों आपके गलत है। ठीक है ना। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग यहाँ पर किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने यहाँ एजी टैंसले दिया, तो ये आपका गलत है। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें थोड़ा बहुत सही है, बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग एडवर्ड सुयस ने किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो पहला लगा देंगे, लेकिन मैंने जितना बताया है सारे के सारे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 100% आएगा 5 जून को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, दो भिन्न, है ना, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। दो भिन्न समुदायों के बीच जो संक्रांति क्षेत्र होता है इसे इकोटोन कहते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा एग्जाम के बाद, ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूँ और नेक्स्ट ईयर बच्चों को हेल्प हो सके। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक जो हैं वो आपके आर्सेनिक हैं। तीसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी डाक कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।